अरुणाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान सूर्य ही हैं। भगवान सूर्यदेव के शीश चरणों में नमन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम दूर करेंगे मांगलिक दोष से जुड़ी आपकी तमाम शंकाओं को। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप मांगलिक हैं? क्या आपके मांगलिक होने के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है? क्या पेड़ से या कलश से विवाह करवाकर मांगलिक दोष को दूर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? क्या पति पत्नी में से एक का या दोनों का मांगलिक होना जरूरी है? आपके इन सभी शंकाओं का निवारण, मंगल दोष से जुड़े आपके प्रश्नों का निवारण आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में करने जा रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी किसी और चैनल पे नहीं दी जाती है, सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। तो नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कुंडली में मांगलिक दोष कब बनता है, मांगलिक योग कब बनता है। मांगलिक दोष नहीं होता है, मांगलिक योग होता है। तो ये कब बनता है? जब आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल स्थित हो, तब कुंडली में मांगलिक योग बनता है, मांगलिक दोष माना जाता है। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, विवाह सुख का विचार करते हैं। अष्टम भाव से दाम्पत्य जीवन के मांगलिक सुख को देखा जाता है कि आपका विवाह सुख कैसा रहेगा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हम 5 बातों का विशेष तौर पर विचार करते हैं। स्वास्थ्य, भौतिक संपदा, दाम्पत्य सुख, अनिष्ट का प्रभाव और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छी क्रय शक्ति। ज्योतिष में इन 5 बातों का प्रतिनिधित्व लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव करता है। इसलिए इन 5 भावों में मंगल की स्थिति को मांगलिक योग का नाम दिया गया है, मांगलिक दोष का नाम दिया गया है। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि मांगलिक योग कब बनता है। अब आपको इसको समझना होगा कि मांगलिक होने का मतलब क्या है। आपके मन में प्रश्न है कि मैं मांगलिक हूं, तो मांगलिक होने का मतलब क्या है, उसके क्या साइन रहते हैं, मुझे क्या महसूस होता है, आपको क्या महसूस होता है कि सामने वाला मांगलिक है, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो मांगलिक व्यक्ति होता है उसकी नेचर में एक एग्रेसिवनेस रहती है, अडामेंसी का करैक्टर रहता है, क्रोध का कुछ टच रहता है। बहुत जल्दी ऐसे लोग आवेश में आ जाते हैं, गुस्से के अंदर आ जाते हैं, तुरंत रिएक्शन होता है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। सामने वाले ने एक भी कुछ ऐसा पॉइंट बोला जो गलत है, तो जो मांगलिक योग वाले व्यक्ति होते हैं उनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है।
वही मांगलिक योग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हार्ड डिसीजन लेने वाले होते हैं, कठोर वचन, सत्य वचन होते हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है। और अगर उनमें जोश और जुनून को थोड़ा सा उसको पुट दे दिया जाए, उनको प्रमोट कर दिया जाए, तो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करा लीजिए, थकेंगे नहीं, लगातार काम करने वाले होंगे और विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होने वाले होते हैं। योजना बनाकर, प्लानिंग बनाकर काम करने वाले होते हैं। कठोर अनुशासन, संयम से रहना, अनुशासन में रहना उनको पसंद होता है। खुद भी रहेंगे और दूसरों से भी उसकी पालना करवाएंगे। जिस काम में वो एक बार जुट जाते हैं, जो मांगलिक योग वाले व्यक्ति होते हैं, जब तक उसको फिनिश नहीं कर दे तब तक थकते नहीं है। उसको कोई भी काम हाथ में ले लें, उसमें पीछे नहीं हटते हैं। और किसी से युद्ध करना हो, लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो, मारपीट करनी हो, तो भी उसमें नहीं घबराते हैं करने से। इन्हीं सब कारणों की वजह से मांगलिक योग को दोष माना गया है। गैर मांगलिक व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक मांगलिक के साथ रह नहीं पाता है, क्योंकि मंगल का कैरेक्टर और जो नॉन मांगलिक है उसके कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है, विचारों में मतभेद हो जाता है। तो आपके विवाह के लिए, शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वो है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव है। यदि आपके लग्न में मंगल बैठा हो तो आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग ही रूप देता है, नेचर में एग्रेसिवनेस देता है, अडामेंसी का कैरेक्टर देता है, जिद्द का स्वभाव देता है, तुरंत निर्णय करना, आगे पीछे नहीं देखना। वहीं यदि चतुर्थ स्थान का मंगल हो तो ऐसे लोगों को कड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि देता है, हर चीज दिल के अंदर लेना, मन के अंदर गांठ बांध के रखने वाले हो जाते हैं। वही सप्तम भाव में विवाह के घर में मंगल हो तो लाइफ पार्टनर के प्रति कठोर बनाता है। ऐसे लोग जिनके सप्तम भाव में मंगल होता है, उनके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं रहती है, उनके जीवन साथी के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अष्टम भाव का मंगल हेल्थ सेक्टर पे इंपैक्ट डालता है, और वहीं 12वें स्थान का मंगल अपमान, अपयश करवाता है। इन स्थानों पे बैठा मंगल अगर अच्छे प्रभाव में है तो जातक के व्यवहार में मंगल के अच्छे गुण आएंगे और खराब प्रभाव होने पर खराब गुण आएंगे। ये मंगल का अलग अलग भाव में प्रभाव है। अब आइए जान लेते हैं कि मांगलिक योग के दुष्परिणाम क्या हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पत्नी मांगलिक हो और पति मांगलिक नहीं हो तो विवाह के पश्चात पत्नी के मांगलिक होने के कारण पति की कम उम्र में ही अकाल मृत्यु हो सकती है। पत्नी के मांगलिक होने के कारण पति का कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, इसमें हमेशा अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, अस्थिरता बनी रहती है। पत्नी मांगलिक हो तो पति का पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। इतना पत्नी के मंगल का प्रभाव पति पे पड़ता है। यदि आपका हस्बैंड नॉन मांगलिक है और आप मांगलिक हो तो हस्बैंड के कैरियर में अनस्टेबिलिटी हो जाती है, एज फैक्टर पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और मैरिड लाइफ में तो फ्लक्चुएशन आता ही आता है। ये तो वो बात हुई कि जब पत्नी मांगलिक है और पति नॉन मांगलिक है। अब आप इसको उल्टा कर लीजिए, हस्बैंड मांगलिक है और वाइफ नॉन मांगलिक है, तो क्या होगा? पति का मंगल, हस्बैंड का मंगल वाइफ के ऊपर हमेशा भारी रहता है, और हस्बैंड के मंगल का इंपैक्ट वाइफ के हेल्थ सेक्टर पे पड़ता है। ऐसे जातक जिनके पति जो खुद तो मांगलिक है और उनकी पत्नी नॉन मांगलिक है, तो आप देखेंगे कि उनकी पत्नी की सेहत पे हमेशा इंपैक्ट रहता है, बीमार रहती है,
उसका कारण जो है वो पति का मांगलिक होना है। पत्नी की कम उम्र में मृत्यु होने के भी आसार बनते हैं। ये डिफरेंस है। हस्बैंड वाइफ अगर कहते हैं ना कि दोनों मांगलिक क्यों लेते हैं, इस कारण से लेते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। और अगर नहीं, एक मांगलिक हो और दूसरा नॉन मांगलिक हो, एज फैक्टर पे दोनों के क्वेश्चन मार्क आता है, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर आता है। ये सारे पॉइंट को देखने के कारण ही जो है वो मांगलिक के साथ मांगलिक का विवाह किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये रहता है कि क्या मंगल दोष का प्रभाव 28 साल की उम्र के पश्चात खत्म हो जाता है? अक्सर आपने सुना होगा, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि भाई मंगल का जो असर है वो 28 वर्ष तक रहता है, उसके बाद मंगल का असर नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपके इस प्रश्न का जवाब ये है कि जन्म के समय के ग्रहों का शुभ अशुभ परिणाम जीवन के अंत समय तक भुगतना पड़ता है। आपके ग्रहों के शुभ प्रभाव से ही आप अच्छे घर में जन्म लेते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे घर में विवाह होता है, सारे सुख प्राप्त करते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव से जन्म से लेकर मृत्यु तक नाना प्रकार के दुखों का, कष्टों का, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जीवन नरक बन जाता है। एक बच्चा फुटपाथ पर पैदा होता है और एक करोड़पति के घर में पैदा होता है। दोनों में फर्क क्या है? जो फुटपाथ पर बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी डेस्टिनी में, उसके भाग्य में फुटपाथ पे पैदा होना लिखा है। और एक बच्चा जो करोड़पति के घर में जन्मा है, उसके भाग्य में राजयोग लिखा था, इसलिए वो करोड़पति के घर में पैदा हुआ। ग्रह दशा ही तो है। अमीर के घर पैदा होना, गरीब के घर पैदा होना हमारे ऊपर तो था नहीं। हम पैदा हुए तो ये हमें नहीं पता था, ये हमारे ग्रहों का ही असर था कि हम अमीर घर में पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए। हमने मनुष्य योनि प्राप्त करी या जीव योनि प्राप्त करी, ये सब हमारी ग्रह दशा ही करवाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि ग्रहों के दोष का असर पूरे जीवन भोगना पड़ता है। अतः यह कह देना कि मंगल के दोष का असर 28 साल बाद खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से गलत है। और जैसे मैंने कहा कि मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक योग है। मंगल एक कैरेक्टर है, एक उसकी नेचर है। मांगलिक लोग है, अडामेंसी रहेगी, जिद रहेगी, डिसीजन, हार्ड डिसीजन रहेंगे, अपनी अनुशासन में रहने वाले लोग होंगे, जो मन में आएगा बोलेंगे। पल में तोला पल में माशा, दूध के उफान जैसे उफनेंगे और वापस 2 मिनट में शांत भी हो जाएंगे। ये मंगल के दोष का जो असर है, पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। मंगल का योग जो है उसका इंपैक्ट होल लाइफ पड़ता है। 28 साल बाद मंगल का योग खत्म हो जाता है, गलत बात है। यू कांट चेंज योर नेचर। 28 साल तक आपकी नेचर बड़ी अग्रेसिव है और 28 साल बाद में क्या आप एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो जाएंगे? संभव है क्या? ऐसा नहीं है। यू कांट चेंज योर नेचर। इसलिए मंगल के प्रभावों का इंपैक्ट 28 साल क्या, पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है। ये आपकी समस्या का समाधान है। चलिए, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। मांगलिक योग, मांगलिक दोष से जुड़ी जानकारी है, आप सभी के काम की जानकारी है। जल्दी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं मांगलिक योग से जुड़ी जानकारी के बारे में। बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले बताई। आइए अब जान लेते हैं कि क्या मंगलवार के दिन पैदा होने से मांगलिक दोष लगता है। यह भी एक प्रश्न लोगों के जेहन में आता है। दोस्तों, यह भी एक गलत जानकारी है। मंगलवार के दिन पैदा होने से मांगलिक दोष नहीं लगता है। मंगलवार को अलग अलग समय पर पैदा हुए बच्चों में कुछ बच्चे मांगलिक होंगे, कुछ बच्चे नॉन मांगलिक होंगे। तो मांगलिक दोष का आधार पैदा होते समय कुंडली में ग्रहों का स्थान होता है, न कि वार होता है। आशा है आपका ये
शंका भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मंगल दोष का असर कब खत्म माना जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल उच्च का हो, स्वग्रही हो, चंद्रमा के साथ बैठकर चंद्र मंगल योग बना रहा हो, तो मंगल दोष का असर खत्म माना जाता है। स्वग्रही मंगल वृश्चिक राशि का मंगल, मेष राशि का मंगल स्वराशि का होता है, तो स्वराशि के मंगल को मांगलिक नहीं माना जाता है। उच्च राशि का मंगल हो तो वो भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता है, और चंद्र मंगल योग बन जाता है तो भी नहीं माना जाता है। लड़के की जन्म कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठकर मांगलिक दोष बनाता हो, कन्या की जन्म कुंडली में उसी भाव में सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, तो मंगल दोष का शमन हो जाता है, परिहार हो जाता है। आशा है आपकी ये शंका भी दूर हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ गुण मिलान के पश्चात ही कर लेना चाहिए विवाह। मांगलिक लोग के बारे में बताया, अब मैं आपको गुण मिलान के ऊपर बताता हूं। दोस्तों, विवाह को एक नए जीवन की शुरुआत माना गया है। विवाह एक अंधा जुआ है। आमतौर पर गुण यानी अष्टकूट मिलान से विवाह की संभावनाओं का आकलन कर लिया जाता है। गुण मिलान में कुल 36 गुण माने जाते हैं। आमतौर पर 24 या उससे ज्यादा गुण मिलना बड़ा शुभ माना जाता है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जिसे एक पूरी भावी पीढ़ी की नींव रखी जाती है, के लिए सिर्फ 36 में से 24 गुण मिलना ही आवश्यक है, पर्याप्त है? तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा आपके या आपकी बेटी या आपके बेटे के विवाह से पहले संभावित वर और वधू की कुंडली में किन किन बातों का विश्लेषण योग्य आचार्य के निर्देशन में करवाना चाहिए। गुण मिलाना महत्वपूर्ण नहीं है, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपने लिए, अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आपको उस लड़के की जन्म कुंडली में कुछ विशेष बातों का विश्लेषण करवाना है। वो क्या क्या बातें हैं, आइए जान लेते हैं। लड़के की जन्म कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। कटु सत्य यह है कि लड़के की कुंडली में संतान सुख नहीं हो तो आज भी दोष लड़की को दिया जाता है। सासू अपनी बहू को ले जाएंगी हॉस्पिटल, अपने बेटे को चेकअप कराने नहीं ले जाएंगी। कटु सत्य है। तो लड़के की जन्म कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी बिटिया के लिए, अपने लिए लड़का ढूंढ रही हैं, तो वो लड़का अल्प आयु का नहीं होना चाहिए, मध्यम आयु का नहीं होना चाहिए। नोबडी कैन प्रिडिक्ट आप और हम कितने साल जिएंगे, बट गुड एस्ट्रोलॉजर कैन चेक कि यह अल्प आयु है, मध्यम आयु है या पूर्ण आयु हो। शादी के 2-4 साल बाद गुड़क जाए, 36 में से 30 गुण मिल रहे हो, लड़के की आयु ही नहीं हो तो क्या करेंगे? तो हमें पूर्ण आयु का लड़का चाहिए जो कम से कम 70-75 साल जिए। क्लियर? अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिस लड़के का आप चयन करने जा रही हैं, कुंडली मिलान करते समय योग्य आचार्य से जरूर पता करें। क्या पता करें? कि लड़के का चरित्र कैसा है, करैक्टर कैसा है। एक औरत जीवन में कभी नहीं टूटती है, वो उस दिन टूटती है जब उसे पता पड़े कि उसके पति के और औरतों से संबंध है। तो लड़के का करैक्टर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और ये आप उसकी कुंडली देख के पता कर सकते हैं। ये 3 मेन फैक्टर हैं जो आपको देखने, क्योंकि वो कमाता कितना ये आपने देख लिया, सकल सूरत में कैसा ये देख लिया, घर बार कैसा ये देख लिया, 15-20 बार मिल लिए, लेकिन बेटा ये चीजें तब पता पड़ती है जब साथ रहते हो कि चरित्र कैसा है, करैक्टर कैसा है। इसी तरीके से यदि आप अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं, तो उस बहू की कुंडली में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? जैसे पहला कॉमन है कि लड़की की कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। लड़की की कुंडली में पूर्ण संतान सुख होना चाहिए, 10-10 साल हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहो। दूसरा,
लड़की की कुंडली में भी पूर्ण आयु सुख होना चाहिए। शादी के 2-4 साल बाद ही गुड़क जावे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, आने के पश्चात बीमार पड़ी रहे ऐसी लड़की भी नहीं चाहिए। तो लड़की अल्प आयु मध्यम आयु की नहीं होनी चाहिए। कुंडली मिलान में अवश्य देखना चाहिए कि लड़की का पग फेरा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, लड़की का पग फेरा ससुराल के लिए अच्छा हो। आपका अनुभव, हमारा अनुभव यह कहता है कि एक कन्या घर में बहू बनकर आती है तो घर में सुख सौभाग्य आता है, 4 चौगनी वृद्धि होती है। वहीं एक कन्या अगर घर में आती है तो कई बार देखा गया है कि उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए लड़की का पग फेरा अच्छा होना चाहिए। आशा है कि आप सभी इस अति विशेष जानकारी का लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों के विवाह में इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।